हेलो बच्चों, आप सभी को भी कुमार मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 जो कि आप देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस है। और इसके आसान कॉन्सेप्ट में आज मैं आप लोग को समझाने जा रहा हूं। तो हमारे साथ बने रहें और जो नए व्यूअर्स हैं, जो नए बच्चे हैं, वो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले नए नए नोटिफिकेशंस के लिए, क्योंकि इस तरीके के वीडियो और आसान कॉन्सेप्ट में लाते रहता हूं, तो आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए हम शुरुआत करते हैं कि क्वेश्चंस दिए गए हैं, टॉपिक्स दिए गए हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस। सबसे पहले कि ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है, ये तो सबसे फर्स्ट मतलब हमारा क्वेश्चन यही बन रहा है इस चैप्टर से। तो देखेंगे कि मैथमेटिकल जो इंडक्शन है, मैथमेटिकल इंडक्शन इज अ मैथमेटिकल टूल, एक प्रकार की टूल है या फिर टेक्निक होती है, ठीक है, टू प्रूव मैथमेटिकल स्टेटमेंट। यानी कि मैथमेटिकल इंडक्शन इज अ मैथमेटिकल टूल या टेक्निक टू प्रूव मैथमेटिकल स्टेटमेंट। किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए जिस टूल का यूज़ करते हैं या फिर जिस टेक्निक का यूज़ करते हैं उसी को हम बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शंस। तो आज जानेंगे कि इंडक्शंस के और डिटेल्स में। इतना तो समझ में आ गया। अब ये स्टेटमेंट होता क्या है। तो जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि जितने भी फार्मूला आप लोग मैथ्स में पढ़ते हैं वो एक प्रकार की स्टेटमेंट होती है। अब वो कैसे होती है, जैसे कोई भी रेक्टेंगल हो गई, रेक्टेंगल का अगर पेरीमीटर निकालना होता है तो उस समय हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करते हैं। चलो यार, फार्मूला यूज़ करते हैं और अप्लाई करने के बाद डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ जाएंगे। या फिर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो या फिर किसी भी प्रकार की, आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे सार्वंतर डी, यानी उसको हम बोलते हैं, आई थिंक सार्वंतर डी है ना, उसका कुछ इंग्लिश में नाम है, फिर भी देख लेंगे। तो उसको बोलते हैं, नाम भूल रहा हूँ मैं। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं, बहुत सारे टर्म्स जब होते हैं तो उसको हम ऐड करते हैं। जैसे 1+2+3+4+5 इसी तरीके से अगर 50 तक रहे और आपको कह दे कि सारे को ऐड कीजिए, तो आप क्या करोगे, एक कॉपी निकालोगे, 1+2+3+4+ एक एक करके ऐड करोगे और काफ़ी टाइम आप लॉस करेंगे। तो उसका आसान ट्रिक में हम क्या करते हैं, फार्मूला होता है, उस फार्मूला को हम पुट करते हैं और डायरेक्ट हम आंसर को फाइंड आउट कर लेते हैं। वही हमारा क्या होता है कि स्टेटमेंट कहलाती है। कौन सा स्टेटमेंट, जो हम फार्मूला यूज करेंगे उस फार्मूला को हम स्टेटमेंट कहेंगे। अब इस स्टेटमेंट को हम कैसे प्रूफ करेंगे उसको पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये फार्मूला इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। क्लियर है, जितने भी फार्मूला है वो सारे के सारे स्टेटमेंट है। मैं थोड़ा सा एक रिटन फॉर्म में आप लोगों को समझा दूं, जैसे कि 1+2+3+4+5+6 प्लस इसी तरीके से 50 तक अगर ऐड करने के लिए बोलेगा तो 50 तक आप क्या करोगे, डायरेक्ट ऐड करोगे नहीं। यहाँ पे फार्मूला को हम अप्लाई करेंगे, n×n+1 अपॉन में 2, ये हमारा फार्मूला होता है और इसी फार्मूला को हम कहेंगे स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट हो गया हमारा। अब इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने से पहले आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी इंडक्शन होता क्या है। तो आपने इंडक्शन फिजिक्स में पढ़ा ही होगा, ठीक है, लेकिन मैथ्स में जो हमारा इंडक्शन पढ़ना है, मैथमेटिकल इंडक्शंस पढ़ने हैं, उसके बारे में जानते हैं। और इस इंडक्शंस के अलावा डिडक्शंस भी पढ़ने हैं। तो डिडक्शंस क्या होता है उसको पहले हम जानते हैं। जैसे ये डिडक्शन होता है, डिडक्शन का मीनिंग होता है कि जनरल केस टू स्पेसिफिक केस। अब ये जनरल केस क्या होता है उसको थोड़ा सा समझेंगे। जनरल केस इनटू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक को आप पार्टिकुलर केस भी कहेंगे, इसको हम पार्टिकुलर केस भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब ये पार्टिकुलर केस हो गया। अब इसको हम साइड में लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग भी भूल जाइएगा। इसको स्पेसिफिक केस कहेंगे। क्लियर है। अब ये जब जनरल केस हो गया, स्पेसिफिक केस हो गया, तो ये होता क्या है। जनरल केस कहने का मतलब है, अगर मैं बोलूं कि, और इसका मैं मैथमेटिकल एग्जांपल ना लेकर मैं थोड़ा जनरल जो हो, बेसिक जो हमारे डेली लाइफ में एग्जांपल होते हैं उसको लेकर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे जनरल केस में आप लोग को आ गया कि ऑल ह्यूमंस ईट फूड। ओके,
ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ जनरल केस का। और सेकंड एग्जाम्पल मान लेते हैं कि राम इज अ ह्यूमन। ओके, यानी कि जितने इंसान है वो खाना खाते हैं और राम क्या है, एक इंसान है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राम भी खाना खाएगा। यानी एक बार और समझिएगा कि ऑल ह्यूमंस ईट फूड, जितने भी इंसान है वो सारे के सारे खाना खाते हैं, चाहे मैं हूँ, आप लोग हुए या फिर और भी कोई हुए, वो सारे के सारे लोग खाना खाएंगे। लेकिन राम इज अ ह्यूमन, यानी विशाल अगर मान लीजिए ह्यूमन है तो मैं भी तो जरूर खाना खाऊंगा ना। तो यहाँ पे क्या हो गया कि स्पेसिफिक केस में, यानी कि पार्टिकुलर जो केस हमारा बनेगा वो क्या होगा कि राम ईट्स फूड, यानी राम भी क्या करता है, राम खाना खाता है। तो ये हमारा जनरल केसेस हो गए हैं। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। अब मैथमेटिकल एग्जाम्पल लेकर मैं समझाता हूँ तो समझिए। उससे जानने से पहले अब इंडक्शंस में क्या होगा कि ठीक इसका जस्ट अपोजिट होगा। अब अपोजिट कैसे होगा, जैसे डिडक्शन में क्या था, जनरल केस टू पार्टिकुलर केस। क्लियर है। अब ऑल ह्यूमंस ईट फूड तो मैंने ये एग्जाम्पल दे दिया। अब इंडक्शन में क्या होगा कि इंडक्शन में पार्टिकुलर केस टू जनरल केस हो गए। तो इसी तरीके से ये जो दोनों एग्जाम्पल है वो उस तरफ चला जाएगा और राम ईट्स फूड इस साइड में आ जाएंगे। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। पार्टिकुलर केस मैंने जैसे बताया कि राम ईट्स फूड, और यहाँ पे ऑल ह्यूमंस ईट फूड एंड राम इज अ ह्यूमन। तो ये हमारा क्या हो गया, इंडक्शंस हो गई, यानी डिडक्शन का ठीक अपोजिट। ध्यान रहे, एक बार और समझ लीजिए आप लोग कि डिडक्शन में क्या होता है कि जनरल केस टू पार्टिकुलर केस को स्पेसिफिक केस कहते हैं, और इंडक्शन में पार्टिकुलर केस टू जनरल केस, और आप जैसा कि पर्टिकुलर को स्पेसिफिक केस कहते हैं। तो चलिए हम अब एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल देकर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडक्शन इसमें पढ़ना है, तो इंडक्शन मैंने अभी जस्ट बताया आप लोगों को कि इंडक्शन जो होती है वो क्या होता है, पार्टिकुलर केस टू यानी जनरल केस। ओके, तो इसमें बहुत सारे ऐसे आपको स्टेटमेंट दिए रहेंगे, उस स्टेटमेंट को जनरल केस में प्रूफ करने हैं। तो क्योंकि इस इंडक्शन पढ़ना है, डिडक्शन तो है नहीं। डिडक्शन में क्या था, जनरल केस 2-3 केस स्टेटमेंट दिए रहते हैं, उसको हम स्पेसिफिक केस में निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको स्पेसिफिक यानी पार्टिकुलर केस आपको दिया रहेगा, उसको आपको प्रूफ करने हैं, उस स्टेटमेंट को प्रूफ करने हैं इसमें। उससे जानने से पहले एक चीज़ आप समझिए कि आप एक टाइल्स ले लीजिए, टाइल्स को प्लेन सरफेस पे रखिए इस तरीके से खड़ा करके। बहुत सारे ऐसे टाइल्स को इकट्ठे कर लीजिए और इकट्ठे करने के बाद इस तरीके से इसको आप खड़े कर लीजिए। ठीक है, अब खड़ा कर देने के बाद अब देखते हैं कि जैसे ताश के पत्तों बचपन में हमने खेला था, जो प्लेइंग कार्ड होती है उसको ऐसे खड़ा कर देते थे, फिर ऐसे खड़ा कर देते थे एक सीक्वेंस में, और एक ताश के पत्ते को मारते थे और पुश करते थे तो ये सारे ताश के पत्ते गिर जाते थे। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। तो समझिए, तो ये क्या होता है कि जैसे इस टाइल्स को, ये हमारा क्या है, थिन टाइल्स है, इस टाइल्स को जैसे ही हम पुश करेंगे तो ये इसके ऊपर गिरेगा, फिर ये इसके ऊपर गिर जाएगा, फिर ये इसके ऊपर गिर जाएगा, फिर ये इसके ऊपर गिर जाएगा, फिर ये इसके ऊपर गिर जाएगा। क्लियर है। और एक समय ऐसा आएगा कि पूरा के पूरा ये सारे के सारे टाइल्स गिर जाएंगे। जब सारा टाइल्स गिर जाएगा तो ये हमारा स्टेटमेंट प्रूफ हो गया। अब इसको जानने से पहले तो हम कैसे पता करेंगे, तो ये देखिए, ये जो हमारा पहला जो टाइल्स है अगर हम गिरा दें, पहला टाइल्स अगर हम गिरा दें तो ये सारा गिर जाएगा। तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 मान लेंगे कि हम n को क्या कर दिए, जो फर्स्ट हमारा ये जो 1 होगा, आप इस केस में मैं आपको आगे बताऊंगा कि यहाँ पे n जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स होती है, और जस्ट अदर साइड जो हमारा दिए रहते हैं वो
एन इक्वल टू बिलोंग्स टू एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स होता है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए कि मैं जैसे ही एक टाइल्स को ऐसे पुश करूंगा तो ये सारे के सारे टाइल्स गिरेगा कि नहीं गिरेगा। तो सबसे पहले तो ये टाइल्स गिरनी चाहिए, और दूसरी बात कि कौन ठीक में ये टाइल्स गिरा और ये टाइल्स इसको रोक लिया, और सेकंड वाला गिरा नहीं, थर्ड वाला गिरा नहीं, फोर्थ वाला गिरा नहीं, और बाकी सारा नहीं गिर पाएगा। तो रैंडमली हम एज्यूम करके चलते हैं सेकंड वाले को। ठीक है, एक बार समझिएगा, ये 100% आपको गिरना चाहिए। और दूसरी बात, बीच वाले को कहीं रेंडमली हम आंख बंद करके उसको उठाते हैं और उसको देखते हैं कि गिरा कि नहीं गिरा, इसको एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, और इसको जब हम एज्यूम कर लेंगे, जैसे मान लीजिए इस टाइल्स को अगर हम एज्यूम करते हैं कि हाँ ये गिर भी गया होगा या फिर नहीं भी गिरा होगा, फिर आगे वाले टाइल्स को अगर एज्यूम कर ले, तो जैसे ये के है, आपने देखा होगा सीक्वेंस में कि जैसे 1 है तो 1 में 1 प्लस कर देंगे तो एक दूसरी टाइल्स हो गई, फिर 2 + 1 कर देंगे तो तीसरी टाइल्स हो गई। उस तरीके से ये के को हम मान लेते हैं, तो के को नेक्स्ट वाले जो टाइल्स होंगे तो के + 1 हो जाएंगे। तो ये तो हमारा क्या हो गया, फर्स्ट तो गिरना चाहिए 100%। अगर ये नहीं गिरता है तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है। आगे हम नहीं बढ़ेंगे, आगे हम प्रूफ नहीं करेंगे इसको। अगर ये ट्रू होगा, अगर ये ट्रू होगा तभी जाकर हम आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, अब ये ट्रू हो गई। अब इसके लिए हम इसको एज्यूम कर लेंगे और इसको हम k+1 मान लेंगे। तो रेंडमली अब इसको हम क्वेश्चंस के द्वारा हम समझते हैं। अब वो क्वेश्चंस में देखिए क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आप किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए 3 स्टेप होती है। 3 स्टेप क्या होती है, देखिए, फॉर अ स्टेटमेंट पी एन इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर एन, जो स्टेटमेंट में रहता है वो आपका इन्वॉल्व करता है नेचुरल नंबर को, और सच डैट जैसे पी एन की जगह पे हम 1 पुट करेंगे, यानी 1 क्या होता है, मैं क्वेश्चन में जब समझाऊंगा, 1 यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, एन इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। तो ट्रूथ ऑफ पी के इम्प्लीज द ट्रूथ ऑफ पी इंटू k+1, यानी कि n की जगह पे यहाँ k डालेंगे, इसको हम मानेंगे, लेट करेंगे, और यहाँ पे k+1 करेंगे। इसी के द्वारा हम p k+1 को प्रूफ करेंगे। देन अगर प्रूफ हो जाती है तब जाके Pn इज अ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एक सीधा सी कॉन्सेप्ट में समझिए, आप ज्यादा खिचड़ी पक गया। कोई भी स्टेटमेंट दिया रहेगा उसको हम Pn मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद में n की जगह पे 1 डालेंगे, और 1 अगर ट्रू होता है तब आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो पहले हम एज्यूम कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि p क्या है, pk इज अ जो गिवन स्टेटमेंट, और इसका जो वैल्यू आएगा उसी को pk+1 में डालकर हम उसको स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेकर हम आप लोगों को समझाते हैं। जैसे पहला हमारा एग्जांपल था कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, इसी तरीके से प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे हो जाएगा आपको n इक्वल टू n+1/2। अब इस स्टेटमेंट को हमें क्या करना है कि प्रूफ करना है। ध्यान से समझिएगा, अगर ये समझ में आ गया और 3 स्टेप अगर आपको समझ में आ गए तो सारा क्वेश्चन आपको माइंड में आ जाएगा। देखिए पहला स्टेप में क्या था हमारा कि जो गिवन स्टेटमेंट दिया रहेगा उसको हम Pn मान लेंगे। चलो भैया हम इसको Pn मान लिए कि Pn हमारा क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 प्लस n तक इक्वल टू n इंटू n+1/2। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, यानी कि इसको पहले एज्यूम कर लिए। अब स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया कि Pn का काम खत्म, अब P1 के जगह पर रखेंगे, यानी यहाँ पे देखिए कि P दिया गया है और इसके जगह n के जगह पे 1 डाल देते हैं। अब एक बात समझिए कि 1 जो है ये इसके लिए टर्म्स है, देख सकते हैं ना, ये पहला टर्म्स है, दूसरा टर्म है, तीसरा है, यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स, इसी तरीके से बहुत सारे टर्म्स है, ये साइड वाले टर्म्स होते हैं। और यहाँ पे जो n का वैल्यू होगा वो हमारा नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तब यहाँ पे देखिए P1 इक्वल टू, अब इसके जगह पे हम पहला जो हमारा टर्म्स होगा वो क्या होगा, तो उसको ये सच डेट होता है, माफ कीजिएगा इक्वल नहीं होगा, सच डेट होती है, और ये सच यहाँ सच डेट हो गया। अब यहाँ पे हम पहला टर्म लेंगे, पहला टर्म देखिए तो क्या है, यहाँ पे 1 है ना,
तो आप इसको 1 कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला कि यहाँ जो n का वैल्यू है ये पहला टर्म के लिए था क्योंकि यहाँ 1 था, और यहाँ पे जो n है वो हमारा नेचुरल नंबर के लिए रहेगा। तो यहाँ पे n के जगह पे 1 इंटू n, तो 1 प्लस ये 1 तो 1 अपॉन में 2। अब इसको आप कैलकुलेशन कीजिए, तो कैलकुलेशन करने के दौरान आपको हो जाएगा कि ये साइड वाला तो 1 रहेगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी 1 इंटू 2 अपॉन में 2 कट की, यानी 1 इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि RHS इक्वल टू LHS, RHS इक्वल टू LHS आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि P1 इज अ ट्रू, P1 इज अ ट्रू, यानी ये पहला जब हमारा कॉन्सेप्ट अगर ट्रू हो गया तब जाकर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? आशा है कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। चलिए हम इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ P1 मान लिए ये हमारा ट्रू हो गया, तब आगे बढ़ेंगे स्टेप थर्ड में, स्टेप सेकंड में। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस n के जगह पे हमने यहाँ 1 डाला, अब n के जगह पे यहाँ पे हमने k डालेंगे। अब k डालेंगे तो k क्या कोई टर्म्स होगी लास्ट तक, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं पूरा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस इसी तरीके से ये n तक था, प्लस n तक था, और यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 था। ठीक है, तो ये k के लिए है तो यहाँ पे k हो जाएगी। क्लियर है? ये k हो गई, ये k हो गया, और ये k प्लस 1 हो गई। इतना समझ में आ गया। यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट pk pn इक्वल टू pk। क्लियर है? अब इतना हम मान लेने के बाद अब नाउ स्टेप थर्ड में करेंगे कि p थर्ड में हमने क्या बताया था, इसको तो एज्यूम करना था और इसको k प्लस 1 कर लेंगे। अब k प्लस 1 कर लिए भाई, तो अब देखो यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 या प्लस 4 प्लस 5 या प्लस 6 प्लस k, अब प्लस में k प्लस 1 हो जाएंगे। क्लियर है? क्योंकि k प्लस 1 है, कोई लास्ट टर्म होगा उसमें 1 ऐड कर देंगे, लास्ट टर्म हमारा उसमें a को ऐड कर देंगे तो हमारे इसके बाद वाले आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये k है, तो k के जगह पे यहाँ n के जगह पे था k, तो k लिख दिए। यहाँ n के जगह पे k प्लस 1 तो k प्लस 1 लिखेंगे, k प्लस 1, और अंदर में यहाँ लिखेंगे k प्लस 1 और ये प्लस 1 और अपॉन में 2 हो गया। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब ये जब 2 हो गया बाबू, तो देखिए ये 1 प्लस 1 तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2, तो यहाँ पे k प्लस 2 हो जाएगी। क्लियर है? अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, दोनों RHS को, इस RHS को LHS को हम कैसे इक्वल करेंगे। अब देखिए 1 से लेकर ये k तक का वैल्यू हमारे पास में दिया गया है, ये देखिए। अब यहाँ से टोटल वैल्यू हमारे पास कितना दिया गया है, तो k इंटू के प्लस 1 अपॉन में 2। अब इसको हम लिख लेंगे k इंटू के प्लस 1 अपॉन में 2। क्लियर है? और ये वाला प्लस में लिखेंगे प्लस k प्लस 1। ठीक है, अब इसको हम प्रूफ करेंगे। अब इसको प्रूफ करेंगे, नीचे कुछ नहीं तो बाबू 1 होता है। क्लियर है? अब इसको एलसीएम वगैरह लेंगे तो आपके पास में आ जाएगा k इंटू के प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका प्लस में 2k, अब प्लस में 2 अपॉन में 2 हो जाएगा। क्लियर है? और जब क्लियर है इसको मल्टीपल कर दीजिए आप लोग, k स्क्वायर प्लस k प्लस 2k अब प्लस 2 अपॉन में 2 हो गया। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं। एक काम क्या होगा हमारा कि यहाँ k है, यहाँ 2k है तो 3k हो जाएगा, और ये k स्क्वायर का k स्क्वायर अब प्लस में 2 अपॉन में 2। अब आपको यहाँ से फैक्टर करने हैं। अब फैक्टर कीजिएगा तो फैक्टर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका फैक्टर, तो k स्क्वायर अब प्लस k अब प्लस 2k अब प्लस 2 लिख सकते हैं इसको। क्लियर है ना? समझ में आ रहा होगा फैक्टर। आप लोग 11th में चले गए हैं, फैक्टर में करके ज़्यादा समझा के नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें से कॉमन निकालेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन निकालने के दौरान क्या होगा कि k यहाँ लिखेंगे, इस दोनों में k कॉमन आएगा तो एक k यहाँ बचा क्योंकि यह स्क्वायर था, अब प्लस 1 अंदर में बचेगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 कॉमन आ जाएगा तो प्लस 2 अंदर में k प्लस 1 अपॉन में 2 हो गया। क्लियर है? चलिए इतना समझ में आ गया। तो
k+1 के बदले हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं k+1, और यहाँ पे देखिए कि k और बाहर में 2 बचे हुए हैं, तो k+2 और अपॉन में 2। अब ये देखिए हमारे पास में ये इस साइड को हम सॉल्व करके लाएं तो ये साइड वाला आ गया। क्लियर है ना? देखिए यहाँ पे k+1 और k+2 अपॉन में 2 आ गया, और यहाँ पे भी देखिए k+1 और इंटू k+2 था। तो इसका मतलब कि RHS इक्वल टू LHS हो गई। अब और ये हो गई, तो हमने क्या बताया था कि Pn का जो जितने भी है नेचुरल नंबर के लिए सारे टर्म्स हमारे लिए ट्रू होंगे। उसके लिए एक लाइन यहाँ पे लिखना होगा कि Pn इज अ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। आप यहाँ पे लिख लीजिए नेचुरल नंबर्स या बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरीके से अगर आपको इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन बना लेंगे। अगर ये समझ में आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और इसका अगर PDF फाइल अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, नहीं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे डायरेक्ट आप व्हाट्सअप करके मेरे से PDF फाइल ले सकते हैं। ऐसे मेरे टेलीग्राम पे भी जाकर वहाँ पे आप कमेंट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, मैं वहाँ पे आप लोगों के लिए डाल दूंगा। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट स्टेप पार्ट 2 में बताऊंगा मैं, और उसमें NCERT की जितने भी इलस्ट्रेशंस होंगी वो सारे मैं सॉल्व कराऊंगा, और पार्ट 3 में आपको जो एक्सरसाइज से रिलेटेड थे क्वेश्चंस वगैरह उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।